यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। और कल इंग्लिश का क्लास 12 का पेपर है और उसमें जो आता है वो आपका आता है आर्टिकल लिखने को। तो हम कुछ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़िए। तो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर एग्ज़ाम्स। पहला आर्टिकल है वो आपका है रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में यूथ का क्या रोल है इसके बारे में है। यूथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया को बनाने में इनका जो होता है बहुत क्रूशियल रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज द बैकबोन ऑफ द नेशन, ये राष्ट्र की हड्डी हैं या रीढ़ की हड्डी हैं। दे कंट्रीब्यूट द प्रोग्रेस इन द वेरियस फील्ड। ठीक है, डिफरेंट फील्ड में ये अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, विथ फ्रेश आइडियाज़, इंथुजियाज़म एंड द एनर्जी, यंग पीपल ड्राइव इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो नए नए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, जो यंग पीपल हैं। इन पॉलिटिक्स, यानी यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में क्या करते हैं देखते हैं। यूथ पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर यूथ लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं तो क्या होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और जिससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही आती है, यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इन एजुकेशन दे एम्ब्रेस न्यू नॉलेज एंड फॉस्टरिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, तो नए लोग जाएंगे तो क्या होंगे कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको उसके थ्रू काम करेंगे और नॉलेज को बढ़ाएंगे। सोशली यंग इंडिविजुअल्स फाइट अगेंस्ट करप्शन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, प्रमोटिंग अ जस्ट एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। ठीक है, तो जब यंग लोग जाएंगे उसमें किस में जाएंगे, अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो क्या करेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी को समाप्त करेंगे, करप्शन को समाप्त करेंगे और इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, द डिजिटल रेवोल्यूशन हैज़ एम्पावर्ड इंडियन यूथ टू कनेक्ट ग्लोबली, ब्रिंगिंग अवेयरनेस एंड पॉजिटिव चेंज। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये जो होता है यंग लोग जो है वो डिजिटल रेवोल्यूशन में जाते हैं तो क्या करते हैं, वो एम्पावर करते हैं किसको, पहली बात कि देश को ग्लोबल से जोड़ते हैं, दुनिया को से जोड़ते हैं और अवेयरनेस, पॉजिटिव चेंज और पॉजिटिव चेंज लाते हैं। हाउएवर दे मस्ट फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, एथिकल लीडरशिप एंड नेशनल इंटीग्रिटी टू हार्नेस देयर पोटेंशियल फुली। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, एथिकल लीडरशिप होता है इनके अंदर और नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, विद डिटर्मिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज द यूथ ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म द नेशन इनटू द ग्लोबल लीडर, इंश्योरिंग अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल। ठीक है, अगर इंडियन यूथ या जो यंग यूथ है उनको अगर हम जो है किसमें, नेशनल लीडर से अगर ग्लोबल लीडर में कन्वर्ट करते हैं, यानी उस ग्लोबल लीडर की तरफ उनको ले जाते हैं, तो जो होगा वो हमारे देश का भविष्य जो होगा वो ब्राइट होगा। ये 150 वर्ड्स में आता है, तो ये एक आर्टिकल आपका हो गया। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकल है वो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब गेम्स और स्पोर्ट्स का महत्व के बारे में है, इस पे आर्टिकल है, तो देखते हैं क्या है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वर्चुअल रोल इन द मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस। गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करते हैं, यानी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, एंड मेंटल वेल बींग, और आपका दिमाग भी जो होता है वो अच्छा रहता है। दे हेल्प इन डेवलपिंग द स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड डिसिप्लिन, मेकिंग इंडिविजुअल्स हेल्दियर एंड मोर एक्टिव। इसके अलावा आपको क्या बताते हैं, इंड्योरेंस करते हैं यानी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं और इंडिविजुअल और आपको हेल्दी बनाते हैं। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स रिड्यूस स्ट्रेस, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड इन्हेंस द टीम वर्क। इसके अलावा अगर आप गेम्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो क्या होता है, आपका स्ट्रेस यानी तनाव कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपके अंदर जो होता है टीम वर्क करने, जो टीम के साथ वर्क करने का आपको जो है वो एक तरीके का आपके अंदर जो होता है वो स्किल डेवलप होता है। स्पोर्ट्स आल्सो टीच इम्पॉर्टेंट लाइफ वैल्यूज सच एज पेशेंस, परसिवियरेंस एंड लीडरशिप। इसके अलावा आपके अंदर और क्या होता है, पेशेंस यानी
जो होता है आपके अंदर धैर्य बढ़ता है, परसिवरेंस भी धैर्य होता है, और लीडरशिपनेस, और आपके अंदर नेता या एक लीडर की भावना उत्पन्न होती है अगर आप इस स्पोर्ट्स में जो है गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो। दे फॉस्टर अ स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले एंड कंपटीशन, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ। इसके अलावा आप क्या करते हैं, जब आप गेम्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर चैलेंजेस, जो लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनको फेस करने की आपके अंदर क्षमता डेवलप होती है। मोर ओवर, इंगेजिंग आउटडोर गेम्स स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड एंड इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा जब आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, तो आप लोगों से भी कनेक्ट, यानी सोशल लोगों से भी कनेक्ट होते हैं, यानी बाहरी लोगों से भी आप कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्पोर्ट्स इनकरेज स्टूडेंट्स टू बैलेंस एकेडमिक विथ फिजिकल एक्टिविटीज़। स्कूल और कॉलेज में क्या होता है कि लोगों को, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, यानी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में भाग ले, लीडिंग टू ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके लिए जिससे क्या होता है कि उनके अंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। नेशनली इंटरनेशनली स्पोर्ट्स ब्रिंग प्राइड एंड रिकग्निशन टू द कंट्री, ठीक है। और अगर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो क्या होता है, अपने देश की पहचान भी इंटरनेशनल लेवल पे बनती है, यानी आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। विथ इंक्रीज द कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स आर नो लॉन्गर जस्ट हॉबी बट प्रोफेशन, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या होता है, जैसे आपको अपना कैरियर भी बना सकते हो इसमें, एथलेटिक्स में और स्पोर्ट्स में। दस द गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। इसलिए जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है वो आपके लिए हेल्दी और एसेंशियल है। प्रमोटिंग बोथ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो आप स्पोर्ट्स में भाग लेते हो तो आपका अपना तो ग्रोथ होता है, साथ में आपके देश का भी विकास होता है, क्योंकि आप स्पोर्ट पर्सन बन के इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो ये है तीसरा जो आपका आर्टिकल है वो क्या है, प्राइस राइज इन आवर कंट्री। अगर हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है उस पर देखते हैं तो क्या है, प्राइस राइज इन इज़ अ मेजर इकोनॉमिक इशू अफेक्टिंग द पीपल अक्रॉस इंडिया, ठीक। जो प्राइस राइज है, जो महंगाई बढ़ रही है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड, फ्यूल एंड हेल्थ केयर पुट्स अ बर्डन टू इकोनॉमिक सिटीजन्स, स्पेशली द मिडिल एंड लोअर इनकम ग्राउंड्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे कि हेल्थ केयर की चीज़ें हो गई, जैसे कि कॉमन, जैसे कि आपकी मतलब जो लोअर इनकम वाले हैं उनके लिए दिक्कत ही क्रिएट करती है, लोअर इनकम ग्रुप। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी। जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी परचेसिंग पावर को रिड्यूस कर देती है, यानी आपकी खरीदने की क्षमता को कम कर देती है, यानी अब अगर कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो आप कम खरीदोगे, मेकिंग द डिफ़िकल्ट फॉर फैमिलीज टू मीट देयर डेली नीड्स, ठीक है। तो आप अपने कहते हैं ना कि जो लोगों से जो डेली नीड की चीज़ें होती हैं वो कम खरीदी जाती है, उनको कम प्रोवाइड हो पाती हैं। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू प्राइस राइज। बहुत सारे कारण हैं जिससे कि यह महंगाई बढ़ती है, इंक्लूडिंग हाई डिमांड, जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी वस्तु की डिमांड हो जाए, यानी उसकी मांग बहुत बढ़ जाए। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, या फिर जो है जहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं वहाँ पे उस वस्तु की सप्लाई ही ना हो पा रही हो। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, अगर जो होता है वो बढ़ जाती है, जो तेल है उसका रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल का, तभी महंगाई बढ़ जाती है। एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ ऐसा हो जाता है तो भी बढ़ जाती है। नेचुरल डिजास्टर, अगर प्राकृतिक कोई आपदा आ जाती है। पुअर एग्रीकल्चर आउटपुट, अगर सही से खेती नहीं होती है तब भी बढ़ जाएगा। द गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज आल्सो द इम्पैक्ट द प्राइसेस। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है, जो उनकी कर की नीतियाँ हैं, सरकार जो कर बनाती है, टैक्स का नियम बनाती है, अगर वो भी कुछ चेंज करती है तो भी प्राइस बढ़ जाता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पॉलिसीज, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट जो होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर महंगाई को मतलब रोकना चाहते, कंट्रोल करना चाहते, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए जो कि जिससे कि महंगाई कम हो, सच एज द रेगुलेटिंग टू सप्लाई द एसेंशियल गुड्स, जैसे कि वस्तुओं को सही समय पर पहुंचाना। रिड्यूसिंग फ्यूल डिपेंडेंसी, और जैसे कि जो कच्चा जो कि पेट्रोल डीजल पे मशीनें चल रही हैं उसको सौर ऊर्जा पे चलाओ, तो सौर ऊर्जा पे चलेगा तो भी जो हो जाएगा इसका कम हो जाएगा। एंड सपोर्टिंग द फार्मर्स स्मॉल बिजनेसेस। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करे, जो किसान है उनकी मदद करे और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनकी भी हेल्प करे, तो इससे क्या होगा, महंगाई कम हो सकती है। पीपल कैन ऑल्सो अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हैबिट्स टू मैनेज द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके अलावा जो लोग हैं वो भी अपनी जो कंजम्पशन हैबिट है उसको कंट्रोल करें, यानी फालतू में किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा
प्रयोग ना करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही प्रयोग करें। अनचेक्ड प्राइस राइज लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड सोशल अनरेस्ट। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ता रहता है तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और सोशल अनरेस्ट हो जाएगा और समाज में एक तरीके से समस्या पैदा होगी। देयरफॉर द बैलेंस्ड अप्रोच टू नेसेसरी टू इंश्योर फेयर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। इसीलिए जो होता है वो बैलेंस अप्रोच होना चाहिए ताकि फेयर प्राइसिंग हो सके, यानी जितनी ज़रूरत है, जितना उसका किसी वस्तु का रेट है वो होना अगर सही रहता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का जो होता है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये 3 टॉपिक थे, 3 जो थे आर्टिकल थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़िए और कल का एग्ज़ाम कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।